भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता सरदार सिरसा जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अब मैं निवेदन करूंगा भाई सुधांशु जी से कि आप सबको संबोधित करें। सुधांशु जी। मित्रों, दिल्ली के शराब घोटाले की शराब के खुमार में डूबे हुए भाजपा के कार्यकर्ता की ऑटो में बैठकर पुलिस से तकरार करने वाले स्वघोषित स्वयंभू कट्टर ईमानदार भारत की राजनीति के सबसे नए नवेले और अजब अलबेले किस्म के नेता की कट्टर ईमानदार छवि के ऊपर आज बिजली गिरी है, क्योंकि दिल्ली में विद्युत वितरण कंपनियों की प्रक्रिया में गंभीर भ्रष्टाचार के तथ्य सामने आए हैं। कम से कम इसमें 4 या 5 बिंदु ऐसे हैं जो ध्यान में देने के बाद कोई भी व्यक्ति सहज रूप से निष्कर्ष निकाल सकता है कि एक बड़ा गंभीर और व्यापक भ्रष्टाचार हुआ है। सबसे पहली बात यह कि विद्युत उत्पादन करने वाली कंपनियों का जो बकाया था वितरण कंपनियों पे, जिसके लिए वह दिल्ली सरकार को मिलना था और देनदारी थी प्राइवेट कंपनियों की, परंतु प्रारंभिक बैठकों में ही तकरीबन 3200 करोड़ रुपए से अधिक की उनकी देनदारी को एक प्रकार से वेव ऑफ कर दिया गया। अब यह प्रश्न उठता है कि यह क्यों किया गया, इसके पीछे क्या तथ्य है। दूसरा, दिल्ली के नागरिकों को जो छूट देने की बात कही गई, सब्सिडी देने की बात, वो ईमानदारी से पारदर्शिता के साथ क्यों नहीं की गई, जिस प्रकार से केंद्र सरकार दे रही है और दिल्ली में भी एलपीजी की सब्सिडी मिल रही है, अर्थात डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा क्यों नहीं दी गई, उसमें बीच में बिचौलियों को क्यों लाया गया। और लाया भी इस प्रकार से गया कि वितरण कंपनियों को यह छूट दे दी गई। ऐसा आपने विचित्र समायोजन, दिस टाइप ऑफ पिक्यूलियर फाइनेंशियल एग्रीमेंट यू माइट हैव नॉट विटनेस्ड एनीवेयर इन द कंट्री, कि जो उनकी देनदारी थी, जो उनका ड्यू था, उसको कहा गया कि आप सब्सिडी में से एडजस्ट कर लीजिए। इसका अर्थ यह हुआ कि जनता को सब्सिडी देना नहीं था, उस माध्यम से अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाना उनका मकसद था। तीसरा बिंदु यह कि जब लेट फी के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को 18% वसूल करने का अधिकार दिया गया, तो वही कंपनियां लेट फी के लिए दिल्ली सरकार को केवल 12% ही क्यों दे रही थी। यह 6% का मुनाफा कहां जा रहा था, और एक अनुमान के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में मिलाकर इससे 8000 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ उनको प्राप्त हुआ। तो मानी हुई बात है, यह पैसा कहां गया और किसने इसको किस रूप में यूज किया। क्योंकि पुनः मैं कह रहा हूं, जनता से 18%, सरकार को डिपॉजिट 12%, यह बीच में 6% कहां जा रहा है। और अगला पॉइंट उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि ये जो डिस्कॉम्स होती थी, यानी विद्युत वितरण कंपनियां, इनके बोर्ड में सरकारी अधिकारी नामित होते थे। उसकी बजाय पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी के 2 पदाधिकारियों और अपने सांसद के एक बेटे को नामित किया। इस विषय पर हम उनसे साफ पूछना चाहते हैं कि राजनीतिक व्यक्तियों को डिस्कॉम के बोर्ड पर नियुक्ति करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था। क्या यही उद्देश्य था कि यह सब जो प्रक्रिया थी ये होती रहे। एक बार हम यह भी मानते कि वो विद्युत के क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों को नियुक्त करते तो फिर भी हम मान लेते। ना अपने अधिकारियों को हटाया, नियुक्त किया, विषय विशेषज्ञों को नहीं नियुक्त किया, अपनी पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं को नियुक्त किया, और उनकी ही उपस्थिति में वेवर भी हो जाता है। उनकी उपस्थिति में यह नीतियां तय हो जाती हैं कि वो लोग अपनी देनदारी इस ढंग से एडजस्ट कर लेंगे। जबकि मजे की बात यह है कि जो तीसरी कंपनी है उसने सारी अपना पेमेंट लगातार किया और उनपे ना कोई देनदारी है ना कोई प्रक्रिया है। ये सारी की सारी देनदारी इन 2 कंपनियों पे से ही क्यों है। और
अंतिम बिंदु ये हम याद दिलाना चाहते हैं, ये तो वही केजरीवाल जी थे। वैसे तो हर पुरानी बात वो भुलाते झुटलाते चले जा रहे हैं, मगर उन्होंने ही तो कहा था शीला दीक्षित जी की सरकार के समय कि इसमें बड़ा भारी घोटाला हुआ है, हम आएंगे तो यह रिलायंस पावर जो अनिल अंबानी जी की कंपनी है इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, इसको हम करके दूसरी कंपनियों को देंगे। और आज उन्हीं कंपनियों के साथ इतना सुविधाजनक भ्रष्टाचार युक्त एडजस्टमेंट, हम उनसे यह सवाल पूछना चाहते हैं, 3 प्रश्न। नंबर 1, आपने कहा था कि आप इस नीति को बदलेंगे और उन कंपनियों की जगह दूसरी कंपनियों के द्वारा कार्य करेंगे, आपने उस पर क्या निर्णय लिया? नंबर 2, आपने बोर्ड में राजनीतिक लोगों को क्यों नियुक्त किया? नंबर 3, सब्सिडी को वेवर करने का निर्णय किस आधार पर लिया और उससे कंपनियों को कितना लाभ और इसमें कितना किकबैक लिया गया? और अंत में हम यह कहना चाहते हैं, दिल्ली की आम जनता को मिलने वाली सब्सिडी सीधे प्रत्यक्ष पारदर्शी तरीके से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा क्यों नहीं दी जा रही है? जबकि दिल्ली में ही एलपीजी की सब्सिडी दी जा सकती है, तो बिजली की सब्सिडी क्यों नहीं दी जा सकती है? इसका अर्थ यह हो गया कि सब्सिडी के नाम के ऊपर जनता के वास्तविक लाभ से अधिक भ्रष्टाचार करने का उद्देश्य था और अपनी जेब भरने का उद्देश्य था। इसलिए जिस विषय की रिकमेंडेशन भी 2018 में की गई है कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा ही होना चाहिए, वह क्यों नहीं किया गया? इन 4 प्रश्नों का उत्तर दिल्ली सरकार को देना चाहिए, क्योंकि यह उनके भ्रष्टाचार को, जैसे बिजली की रोशनी होती है ना, बिजली की रोशनी से, बिजली की गति से, अब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे शराब के नशे में आदमी कभी गलत सलत बिजली का स्विच भी छू देता है तो करंट लग जाता है, तो मुझे लगता है शायद उसी प्रक्रिया के तहत इन्होंने भी कुछ किया है। तो नशे में भी थे, करंट भी लगा, और ईमानदारी और निष्ठा तो यह थी कि आप याद करिए, शराब के मामले में अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए बापू की समाधि पर गए थे, मगर कल बापू की जयंती पर उन्हें वहां जाना ध्यान नहीं आया। और ऐसे विचित्र पार्टी है जो एलानिया कहती है कि मेरे विधायक टिकाऊ नहीं बिकाऊ हैं और बगैर खरीदार बताती है कि बिकाऊ है, और फिर बापू की समाधि पे जाकर शराब के नाम की अपनी शपथ लेती है और उनकी जन्म जयंती के ऊपर, जो कि ऑफिशियल प्रोटोकॉल है, यह उनकी इच्छा का विषय नहीं है, यह औपचारिक प्रोटोकॉल का विषय है, वो भी नहीं करती है। इसलिए हम इस विद्युत घोटाले के ऊपर साफ साफ उनसे जवाब चाहते हैं कि इन 4-5 बिंदुओं के ऊपर उनका क्या स्टैंड है और क्या कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष श्री आदेश गुप्ता जी से कि आप सबको संबोधित करें। आदेश जी। सभी को मेरा नमस्कार। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार जो भी काम करती है उसकी मंशा उसमें बड़े भ्रष्टाचार की होती है। शराब के लाइसेंस, L1 लाइसेंस का कमीशन उन्होंने बढ़ाया, 12% किया और उसमें से 6% लिया। यहां भी 6% का खेल है। यहां उन्होंने 18% जो इंटरेस्ट लेट पेमेंट का देना था बिजली कंपनियों को, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी यानी दिल्ली सरकार को, जो दिल्ली सरकार की पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ट्रांसको और दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड और इंद्रप्रस्थ पावर लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों को, जो दिल्ली सरकार की कंपनियां हैं, उनको 18% अगर लेट पेमेंट होगा तो 18% उस पर इंटरेस्ट लगेगा। उसको घटा के 12% किया गया, यानी 6% कम किया गया। और वो पैसा जिसका कम हुआ वो किसका कम हुआ? दिल्ली सरकार का। जैसे शराब पॉलिसी में इन्होंने 12% किया था, जिसका 6%
वो पैसा अपनी जेब में लेते थे, वो पैसा सरकार का कम हुआ, उसी तरह से इन्होंने 6% पैसा सरकार के खाते में कम आया। ये उसके गुनहगार हैं। और किसने किया ये करने वाले और नीतियां बनाने वाले अपने लोगों को वहां बिठाया गया। जिस बोर्ड में सरकारी आदमी होना चाहिए, जिस बोर्ड में कोई ऑफिसर होना चाहिए, उस बोर्ड में आम आदमी पार्टी के नेता जस्मिन शाह जो प्रवक्ता है उनको बिठाया गया, केजरीवाल के राइट हैंड ने। उसमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा मेंबर एनडी गुप्ता जी के बेटे नवीन गुप्ता को बिठाया गया। क्यों बिठाया गया? इसलिए बिठाया गया कि आप जाइए और वहां जाके इनका लोन माफ करिए, इनका इंटरेस्ट माफ करिए और फिर चोर दरवाजे से उसमें से कमीशन लीजिए। ये मोडस ऑपेंडी, ये कार्य करने की नीति अरविंद केजरीवाल की अब स्पष्ट हो गई है कि अपने लोगों को उन जगह पर बिठाओ, आम आदमी पार्टी के लोगों को, और फिर वहां से जो मोटा माल हो वो कमीशन अपने पास ले आओ। जैसे इन्होंने 3239 करोड़ रुपए तुरंत माफ कर दिया। इसीलिए माफ किया कि भाई उसमें से उनको मिलने वाला है। अब सवाल है जांच होगी कितना मिला, 20% मिला, 40% मिला, 60% मिला। लेकिन बिना कोई सेटिंग के 3239 करोड़ रुपए जो दिल्ली सरकार के खाते में आना था, उस पैसे को माफ करके दिल्ली सरकार ने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, बिजली के मुद्दे हमने कई बार उठाए हैं। दिल्ली में गंभीर मामला फिक्स चार्ज का है। फिक्स चार्ज का मामला इतना गंभीर है, इतनी बार मुद्दा उठाए, लेकिन आज तक अरविंद केजरीवाल का कि कान में जू नहीं रेंगा। दिल्ली के अंदर सारी जो बिजली है वो 5,500 मेगावाट से 7,000 मेगावाट कैपेसिटी है। यानी जब कम डिमांड होगी तो 5,500 मेगावाट होगी और जब हाई डिमांड होगी तो 7,000 मेगावाट होगी। इससे ज्यादा बिजली कंपनियों की डिस्ट्रीब्यूशन करने की औकात ही नहीं है। यानी जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इससे ज्यादा नहीं है। लेकिन दिल्ली सरकार के शय पर, उनके संरक्षण में यही बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से फिक्स चार्ज के नाम पर 22,700 मेगावाट के पैसे वसूल कर रही हैं। हर साल 11,000 मेगावाट अधिक, 11,000 करोड़ रुपया अधिक वसूला जा रहा है दिल्ली के मासूम उपभोक्ताओं से, जो बिजली के बिल अदा करते हैं। उनके घरों पर जो 2 किलोवाट इस्तेमाल करते हैं उनको एक ही महीने के बाद 4 किलोवाट का फिक्स चार्ज आएगा, फिर अगली बार 6 किलोवाट का आ जाएगा और ये बढ़ता रहता है, कभी कम नहीं होता है। जबकि नियम है कि हर 3 महीने में उसको रिव्यू किया जाए कि अगर उसकी एमडीआई कम है, अगर जो कंजम्पशन कम है तो उसको कम किया जाए, ज्यादा है तो ज्यादा किया जाए। लेकिन बिजली कंपनियां सरकार की मिलीभगत से फिक्स चार्ज के नाम पर 11,000 करोड़ रुपए अधिक वसूल कर रही है और फिर उनसे हिस्सा पत्ती ये जस्मीन शाह और नवीन गुप्ता जैसे लोग अंदर बैठ के कर रहे हैं। सरकार की दलाली करने का काम वो लोग कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी का ये काम करने का तरीका, अपने लोगों को वहां बिठाओ और फिर दलाली करो। और मैं बताना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता इनके लिए क्या है। तिलक विहार से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। तिलक विहार वो कॉलोनी है 84 के जो विधवाएं हैं, जो लोग मारे गए थे और वो विधवाओं की कॉलोनी बनाई गई थी। उस कॉलोनी में अरविंद केजरीवाल, वहां के विधायक 2-2 बार जाके कह के आए हैं कि हम आपको यहां पर बिजली सब्सिडी देंगे, यहां पर हम आपको बिजली माफ करेंगे। लेकिन आज तक, मैं वहां गया था मैं स्वयं, और आपको ध्यान होगा मैंने प्रेस भी की थी, लेकिन आज तक वहां लोगों के 1-1 लाख रुपए के बिल आ रहे, डिसकनेक्शन के नोटिस आ रहे हैं उन विधवाओं को, लेकिन आज तक उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। ये दिल्ली सरकार की हकीकत है। इनका तो एक ही मतलब है कि ये कमाई कैसे करे, उसके लिए नए नए तरीके इजाद करे
और नए नए तरीके इजाद करके हजारों करोड़ रुपए अपनी पॉकेट में भरे। यही एक मकसद है जिसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा उठाया है। ये बेहद गंभीर मसला है। जो बातें श्रीमान सुधांशु जी ने कही हैं, उन बातों का जवाब केजरीवाल सरकार को देना होगा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा शेषाद्रि जी से कि आप सबको संबोधित करें। शेषाद्रि जी। देखिए 3239 करोड़ रुपया 3249 मतलब 3250 करोड़ रुपया किसने माफ किया है? ये 3 लोगों ने, जिसका नाम जैस्मिन शाह, एनडी गुप्ता जी का बेटा नवीन गुप्ता और उमेश त्यागी, जो तीनों इन्होंने बीएसईएस राजधानी में भेजे थे, जिसमें पहले सेक्रेटरी पावर और सेक्रेटरी फाइनेंस नॉमिनी होते थे, उसकी जगह प्राइवेट लोग भेजे। और दूसरी बीएसईएस यमुना में भेजा इन्होंने नवीन शाह को, जैस्मिन शाह को, नवीन एनडी गुप्ता को, और साथ में तीसरे जेएस देसवाल को। और कितना कितना पैसा माफ किया ये देखिए, ये बोर्ड की मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं। और देखिए कितना कितना पैसा माफ किया। जो बीएसईएस राजधानी है, इस बीएसईएस राजधानी के अंदर 1301 करोड़ रुपया, 1301 करोड़ रुपया। और दूसरा बीएसईएस, उसमें 1946 करोड़ रुपए, 1946 करोड़ रुपए, 48 करोड़, 1948 करोड़ रुपए। और ये 3 लोगों ने 3250 करोड़ रुपया जो माफ किया, अरविंद केजरीवाल जैसे विजय नायर को शराब के काम के लिए 6% कमीशन लेने के लिए इस्तेमाल किया था, यहां पे जैस्मिन शाह को इस्तेमाल किया 6% कमीशन लेने के लिए। और जैसे सुधांशु जी ने बताया, आपको ध्यान में होगा, दिल्ली में 3 पावर कंपनियां पावर दे रही हैं, बीएसईएस राजधानी, बीएसईएस यमुना और टाटा। लेकिन इन 2 कंपनियों को पैसा छोड़ दिया गया और टाटा ने अपना पैसा पूरा जमा कराया। 18% ब्याज से खुद घर बैठ के तय कर दिया मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल ने कि अब ये 18% की जगह 21,000 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग है। 21,000 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग है जो सरकारी कंपनी को देने का, उसमें से 3239 करोड़ रुपया माफ कर दिया। आज के बाद अरविंद केजरीवाल जी को कमीशन वाला मुख्यमंत्री कहना चाहिए, दिल्ली का नहीं। अरविंद केजरीवाल कौन से मुख्यमंत्री जी? कमीशन वाले मुख्यमंत्री। और कमीशन कितनी फिक्स कर दी? 6%। हर जगह से 6% 18 की जगह 12 लेकर 6% यहां भी कमीशन ली। और ये 2000 दोनों, ये हम अपने पास से नहीं कह रहे, 2022 को 31 मार्च 2022 की ये इनकी खुद की डायरेक्टर्स की मीटिंग है। और उसमें लास्ट में आप पढ़ेंगे तो 1301 करोड़ रुपए एक में और 1948 करोड़ रुपया दूसरे में। जैस्मिन शाह, नवीन एंड गुप्ता और तीसरे देसवाल, इन लोगों ने बैठकर दिल्ली के सरकारी खजाने में से इतना पैसा माफ कर दिया। अब आप समझ लीजिए, अगर आधे भी लिए होंगे तो भी 1600 करोड़ होगा। अब हम तो क्या बताएंगे, खुद ही बता देंगे कितने पैसे लिए हैं। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, जैसे दिल्ली में कमीशन का घोटाला था, 12% 2% से बढ़ाकर 12% कर दी थी, यहां पे 18% से कम करके ब्याज खुद ही उठा के 12% कर दिया। 6% का दिल्ली के लोगों के ऊपर 3200 करोड़ रुपए का ये बहुत बड़ा जो चूना लगाने का काम किया है अरविंद केजरीवाल के और इन 3 मित्रों के माध्यम से किया है, जैस्मिन शाह, नवीन एनडी गुप्ता और देसवाल। और अब अरविंद केजरीवाल जी को और मनीष सिसोदिया को जरूर जवाब देना होगा कि ये इतने 100 करोड़ रुपया कहां है, किस किस ने इसमें बांट की, कहां कहां से ये पैसा लिया गया और किस किस जगह पे इस पैसे को पचाया गया। ये जानकारी पब्लिक की ना हो सके, इसलिए इन्होंने सरकारी डायरेक्टरों को निकालकर, जो कि सरकार के पावर मिनिस्टर और पावर सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी होते थे, उनकी जगह अपने प्राइवेट लोग डालकर और इन कंपनियों को लूटने का काम किया है। ये काम दिल्ली की सरकार ने किया। जैसे अभी कहा गया, मेरे से पहले प्रधान जी ने बताया और सुधांशु जी ने भी, इनका काम मात्र लूटना रह गया। दिल्ली को लूटो और जेबों में पैसे भरो। कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान। धन्यवाद। किसी को प्रश्न? संदीप जी। मेरे प्रश्न जो है, 2 प्रश्न हैं आपसे। एक तो प्रतिक्रिया मैं चाहता
देखिए, सब्सिडी पे हमने अपने वक्तव्य में भी स्पष्ट किया, हमारे दोनों साथियों ने भी स्पष्ट किया, हम सीधे चाहते हैं कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा सब्सिडी क्यों नहीं दी जा रही है। यदि पूरे देश में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण से दी जा सकती है तो सिर्फ यहां पर बिजली की सब्सिडी कंपनियों के थ्रू घुमाकर क्यों दी जा रही है। दूसरी बात, जो एडजस्टमेंट किया गया है कंपनियों के साथ सब्सिडी के रकम का, उसका ऑडिट हुआ क्या? ईयरली ऑडिट होना चाहिए, वो ईयरली ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें। इसका अर्थ यह हो गया कि मुफ्त बिजली देने के नाम के ऊपर असली मलाई वो अपने मित्रों को खिलाना चाहते थे। अन्यथा पुनः हम कह रहे हैं, हम सब्सिडी देना चाहते हैं जैसे देश में दे रहे हैं, सीधे पारदर्शी तरीके से, साफ। जैसे किसी जमाने में कहा था ना, 1 रुपया चलता 15 पैसे पहुंचता है, अब 100 का 100 पैसे पहुंचता है। सीधे पैसा सरकार से जाना चाहिए और लाभार्थी के अकाउंट में जाना चाहिए, ये बीच में कोई नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात जो उन्होंने कही, जो आरोप लगाते हैं तो पूछना चाहते हैं ना, जिन कंपनियों पे वो आरोप लगाते थे, आज कुर्सी पे आने के बाद, मतलब कुर्सी की गद्दी की गर्माहट से रिश्तों में इतनी गर्माहट कैसे आ गई, और वो सारी कड़वाहट कहां चली गई? जिसके दावे वो टोपी पहन पहन के किया करते थे, मुझे लगता है कि अब टोपी किसी और को पहना दी है, इसलिए टोपी भी गायब है और वो कड़वाहट भी गायब है। अब वो मुस्कुराहट और गर्माहट में बदल गई है। हाँ, बल्कि एक बिंदु ये भी है, उन कंपनियों के बोर्ड में आम आदमी पार्टी के, सरकार के प्रतिनिधि नहीं, पार्टी के प्रतिनिधि हैं। तो ये दर्शाता है कि कितनी आत्मीयता, कितनी भावनात्मकता। और बल्कि एक ऑन द लाइटर नोट कहूं, कल गांधी जयंती थी, तो गांधी जी के विषय में कहा जाता है कि वो राजनीति में अनासक्ति के प्रतीक थे। अब लगता है केजरीवाल जी राजनीति में संपत्ति के प्रतीक होते जा रहे हैं। रविंद्र जी, देखिए, चुनाव आयोग अपने चुनाव के सही सुचारू संचालन करने के लिए पूर्णतः एक स्वायत्त संस्था है, तो उसके किसी भी निर्णय करने के लिए वो स्वतंत्र है। और हमें चुनाव आयोग की कुशलता और विश्वसनीयता दोनों में पूरा यकीन है। जी, टाइमिंग की बात होगी। ठीक, देखिए, जनता के फायदे के लिए कभी भी अगर जनता का फायदा जिसमें हो रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार उजागर हो रहा है, उसकी टाइमिंग कभी भी हो सकती है। लेकिन कुछ लोग उसको टाइमिंग से ही जोड़कर देखना चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि ये टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, हमने भ्रष्टाचार किया है तो आप चुनाव के बाद बताइए, आप तब बताइए। तो भ्रष्टाचार उजागर हुआ है तो बीजेपी 1 साल से कह रही है, भारतीय जनता पार्टी तो 1 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, इसमें ये समझ लीजिए, कोई 6 महीने बताइए जिसमें कोई चुनाव ना आता हो। इसलिए मामला वक्त का नहीं, मामला नियत का है। विषय पर ही रहिए। विषय पे जी, बाद में कर लीजिए। विषय के ऊपर आज जी इसी विषय जी जी, लास्ट क्वेश्चन। देखिए, अभी लाइट पड़नी शुरू हुई है, अभी तो कहा नहीं जा सकता जो जो लाइट अंदर घुसेगी तो कितनी कितनी इस काजल की कोठरी में से क्या चीज निकलेगी, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। मगर हमारा उनसे जवाब ये है, ऑडिट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, अपने आदमियों की नियुक्ति और
सब्सिडी का प्राइवेट कंपनी के साथ सेटलमेंट, इन 4 का तो उत्तर दे दें, ये तो नीतिगत विषय है। अंकित, इसका मैंने उत्तर दिया ना, हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू देना चाहते हैं, जैसे पूरे देश में दे रहे हैं पारदर्शी तरीके से। हमारा सवाल यह है कि सब्सिडी के बीच में ये बिचौलिए कहां से आ गए? संविधान के संदर्भ में ये बताइए, ये सीए एनआरसी पे इनको अधिकार था जो स्टेट भी नहीं है पूरा? और मैं पूछना चाहता हूं, नागरिकता के बारे में तो किसी को अधिकार ही नहीं है किसी राज्य को अपना कानून बनाने का, और उसके खिलाफ में बोल रहे थे। और ये बताइए, करप्शन तो छोड़िए, इनसे संविधान की बात करते हैं तो विश्वास मत कब होता है? जब कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। बगैर अविश्वास के विश्वास मत, ऐसा सुंदर उदाहरण 26 जनवरी के दिन धरना प्रदर्शन। इसलिए यहां पर सिर्फ यह बात यह है, संवैधानिक की बात के साथ साथ हमें नैतिक जवाब भी चाहिए। भ्रष्टाचार पर वह नैतिक जवाब दें, न तकनीकी आधार पे और न कानूनी आधार पे तिनके की ओट में पहाड़ को छुपाने की कोशिश न करें।